नमस्ते, नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। झारखंड का चढ़ने लगा पारा, रातें अब भी ठंडी। बारिश को लेकर आईएमडी ने क्या बताया? भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में फरवरी के मध्य से ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। राज्य के कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर जा रहा है, जबकि सुबह और रात में अब भी हल्की ठंड महसूस हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है। दिन में तेज धूप होने लगी है, जिससे गर्मी का असर बढ़ रहा है, लेकिन रात का मौसम अब भी ठंडा बना हुआ है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा में 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डाल्टनगंज में 31.4 डिग्री, जमशेदपुर और बोकारो थर्मल में 31.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं लातेहार सबसे ठंडा जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुमला में सबसे ठंडी रात रही, जहां पारा 6.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। डाल्टनगंज में 9.1 डिग्री सेल्सियस, हजारीबाग में 9.3 डिग्री, रांची में 10.4 डिग्री और जमशेदपुर में 13.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होने की संभावना है। हालांकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी रहेगी। फिलहाल राज्य में बारिश का कोई संकेत नहीं है और मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है। लोगों के सामने नदी में लगाई छलांग, 20 साल के लड़के की मौत। सरायकेला खरसावां जिले में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यह एक 20 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर पुल से नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना सपड़ा पुल की बताई जा रही है। इसके अनुसार मृतक की पहचान 20 वर्षीय वरुण के रूप में हुई है, जो कपाली पुलिस चौकी क्षेत्र के तमोलिया का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि युवक स्कूटर से पुल के पास पहुंचा। वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उसने अचानक स्वर्ण रेखा नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की। कुछ ही देर में गोताखोरों ने नदी से युवक का शव बाहर निकाल लिया। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि युवक ने ऐसा कदम किन परिस्थितियों से उठाया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई मानसिक तनाव या परेशानी से जूझ रहा हो तो परिवार, मित्रों या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करे। समय पर मदद मिलने से कई गंभीर स्थितियों को टाला जा सकता है। 120 दिन बाद सऊदी से लौटा विजय महतो का शव, परिवार ने लेने से किया इनकार। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के रहने वाले प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो का शव घटना के करीब 120 दिन बाद भारत लाया गया, लेकिन परिवार ने मुआवजे और जिम्मेदारी तय होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। शव रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद गम शौक के साथ साथ आक्रोश का माहौल बन गया है। 27 वर्षीय विजय कुमार महतो सऊदी अरब में एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। परिजनों के अनुसार 15 अक्टूबर को वो डिलीवरी के काम से घर से निकले थे, तभी पुलिस और अपराधियों के बीच हुई गोलीबारी में वो घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। विजय वर्ष 2023 में एक निजी ठेकेदार के माध्यम से विदेश गए थे और 31 दिसंबर 2024 को दोबारा काम पर लौटे थे। मृतक की पत्नी बसंती देवी ने बताया कि उनके 2 छोटे बेटे हैं, जिनकी उम्र 7 और 5 वर्ष है। परिवार के पास अब कोई अस्थायी आय का स्रोत नहीं बचा है। उनका कहना है कि घटना के बाद से कंपनी और ठेकेदार ने परिवार से संपर्क नहीं किया है। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च को लेकर परिवार में गहरी चिंता है। विजय के पिता सूर्य नारायण महतो ने आरोप लगाया है कि अब तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक मुआवजे और सरकारी सहायता की लिखित घोषणा नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने बताया कि सरकारी प्रावधानों के तहत आवेदन करने पर मृत प्रवासी मजदूर के परिजनों को 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिल सकती है। हालांकि कंपनी की ओर से मिलने वाला मुआवजा दूतावास और संबंधित प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। घटना के बाद और आसपास के क्षेत्रों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजगार की कमी के कारण राज्य के कई युवा खाड़ी देशों में जोखिम भरे काम करने को मजबूर है। ग्रामीण ने चेतावनी दी कि यदि परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलता तो आंदोलन किया जाएगा। झारखंड में बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर 19 फरवरी से जन सुनवाई शुरू। झारखंड में बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर अब आम लोगों की राय ली जाएगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसके लिए उच्च राज्य के अलग अलग प्रमंडलों में जन सुनवाई की तारीखें तय कर दी है। आयोग ने कहा कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ता, सामाजिक संगठन और उद्योग प्रतिनिधि अपनी आपत्ति और सुझाव सीधे सुनवाई में रख सकते हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर नई बिजली दर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। संशोधित टैरिफ 31 मार्च तक घोषित करने की योजना है। बिजली कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 15,584 करोड़ रुपए की राजस्व
आवश्यकता बताते हुए बिजली दरों में करीब 59% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। 19 फरवरी को चाईबासा के पिल्लई हॉल में दोपहर 3 बजे पहली सुनवाई होगी। 21 फरवरी को डाल्टनगंज टाउन हॉल में शाम 3:30 बजे सुनवाई होगी। 26 फरवरी को दुमका के कृषि पार्क करहल बिल में सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम तय है। 27 फरवरी को धनबाद के कोयला नगर स्थित BCCL कम्युनिटी हॉल में दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। 28 फरवरी को रांची के करमटोली चौक स्थित IMA हॉल में अंतिम जन सुनवाई होगी। आयोग ने अन्य कंपनियों के टैरिफ प्रस्ताव पर भी अलग अलग तारीखों में सुनवाई तय की है। इनमें टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, इनलैंड पावर लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड शामिल है। इसके अलावा दामोदर वैली कॉरपोरेशन के टैरिफ प्रस्ताव पर 24 फरवरी को हजारीबाग और 25 फरवरी को मैथन में सुनवाई की जाएगी। आयोग ने कहा कि बिजली दर बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले से पहले जनता की राय लेना जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय लिया जा सके। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड में जिन महिलाओं को नहीं मिल रहा पैसा, उनके लिए बड़ा अपडेट। महिला एवं बाल विकास विभाग के नए सचिव उमा शंकर सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि राज्य में बड़ी संख्या में आवेदन अब भी लंबित है, जिसकी वजह से कई महिलाओं को योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार के अनुसार झारखंड में कुल 7,72,446 आवेदन पोर्टल पर लंबित है। सबसे अधिक लंबित आवेदन रांची, धनबाद और पलामू जिले से है। इन जिलों में हजारों लाभुकों का सत्यापन और सुधार कार्य बाकी है, जिसकी वजह से भुगतान अटका हुआ है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुल 3,05,892 लाभुकों के डेटा की जांच की जा रही है। इनमें सबसे अधिक OBC वर्ग की 1,34,949 महिलाएं हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति 89,522, सामान्य वर्ग 45,271, ST वर्ग 36,150 महिलाओं की डेटा की जांच की जा रही है। सरकार ने निर्देश दिया है कि रिकॉर्ड में सुधार कर योग्य लाभुकों को जल्द भुगतान किया जाए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राशि रुकने की वजह तकनीकी और दस्तावेजी गड़बड़ियां, जैसे 5,438 मामलों में आधार अमान्य है, 66,021 मामलों में आधार डुप्लीकेट है, 15,004 मामलों में बैंक खाते में त्रुटि है। कई आवेदनों में डाटा मिलान और सत्यापन अधूरा है। इसके अलावा कुछ जिलों में बिल प्रोसेसिंग भी लंबित है, जिससे भुगतान जारी नहीं हो पाया है। सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि लाभुकों के दस्तावेज तुरंत सुधारे, आधार बैंक मिलान ठीक करें, लंबित आवेदनों का सत्यापन तेजी से पूरा करें, महिलाओं को जल्द सम्मान राशि जारी करें। मतलब साफ है कि जिन महिलाओं का पैसा रोका हुआ है, उसका भुगतान बंद नहीं हुआ है। डेटा सुधार के बाद राशि देने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 40 लाख की ठगी, धनबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। स्पोर्ट्स कोटा के जरिए भारतीय रेल में नियुक्ति दिलाने का झांसा देकर 6 युवकों से कुल 40 लाख रुपए ठग लिए गए। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायत तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले निवासी S बालाजी पूर्व सैनिक ने दर्ज कराई। पुलिस ने धनबाद थाना क्षेत्र के ठाकुरकुली निवासी संजीत कुमार और सराढेला के तपोवन कॉलोनी निवासी सुमोद कुमार को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 20,000 रुपए नकद, 2 कार, मोबाइल फोन, फर्जी नियुक्ति पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स कोटा से जुड़े कागजात और अभ्यर्थियों के दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ये एक संगठित गिरोह था, जिनमें अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी तय थी। सुबोध कुमार देश भर में युवाओं को नौकरी का लालच देता था, जबकि संजीत मेडिकल जांच और कागजी प्रक्रिया संभालता था। गिरोह प्रति अभ्यर्थी 7 से 8 लाख रुपए वसूलता था। आरोपियों ने अभ्यर्थियों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर डोकरा हॉल्ट में 3 महीने तक कथित ट्रेनिंग भी कराई। मेडिकल जाँच धनबाद अस्पताल में कराई गई और कागजों पर वैधता दिखाने के लिए IRCTC की मुहर तक इस्तेमाल की गई। बाद में पुलिस वेरिफिकेशन का बहाना बनाकर अभ्यर्थियों को वापस भेज दिया गया। कई महीने तक नियुक्ति नहीं मिलने पर पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ और मामला दर्ज कराया गया। जांच में पता चला कि गिरोह के अन्य सदस्य भी देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है और रेलवे परिसर में कराई गई कथित ट्रेनिंग और मेडिकल प्रक्रिया की भी जाँच की जा रही है।